सोने का लहंगा और चांदी का केक। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में पूनम अपनी 1 साल छोटी बहन अंजलि के साथ रहती थी। पूनम के माता पिता की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी। उस दिन के बाद पूनम अपने घर का खर्च चलाने के लिए स्कूल छोड़ देती है और अपने छोटे से खेत में खेती किया करती थी। परंतु किसी कारण पूनम के खेत में कोई भी फसल नहीं हो पाती थी। परंतु फिर भी इस साल पूनम अपनी फसल के भरोसे थी, क्योंकि इस बार पूनम ने अपनी फसल के लिए बहुत सारा कर्जा ले लिया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन पूनम अपने खेत से घर आती है। तभी पूनम देखती है कि उसकी छोटी बहन अंजलि लक्ष्मी माता की एक किताब पढ़ रही है, क्योंकि उसकी छोटी बहन माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त है। ये देखकर पूनम को गुस्सा आ जाता है। अंजलि, मैं जब भी खेत से आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि तुम हर समय लक्ष्मी माता के गीत गाती रहती हो या फिर उनकी किताबें पढ़ती रहती हो। क्या हुआ दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं एक दिन खाना खाना भूल सकती हूँ, परंतु लक्ष्मी माँ की पूजा करना नहीं भूल सकती। अंजलि, अब तुम्हारा बहुत हो रहा है। मैं सुबह जब खेत पर गई थी तो तुम लक्ष्मी माता की किताब पढ़ रही थी, और जब मैं खेत से वापस आई तब भी तुम लक्ष्मी माता की किताब पढ़ रही हो। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या, जो तुम पूरे दिन लक्ष्मी माता की आराधना ही करती रहती हो? मैं भी देखती हूँ कि कब लक्ष्मी माता तुमसे प्रसन्न होगी। इतना कहकर पूनम वहाँ से बाहर की ओर चली जाती है। वैसे तो पूनम को भगवान में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि वो सोचती थी कि उसके माता पिता की मृत्यु भगवान के कारण हुई है। परंतु फिर भी वो अपनी बहन को भगवान की पूजा करने से नहीं रोकती थी। इसी तरह चलते चलते पूनम जंगल के किनारे पहुंच जाती है। पूनम एक पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ से कहती है, हे पेड़, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरी बात सुनते हो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? पता नहीं मेरे खेत में ऐसी क्या कमी है जिससे उसमें कोई भी फसल आज तक नहीं हुई, और फिर भी मैंने लोगों से पैसा उधार लेकर इस बार फसल उगाई, परंतु फसल काटने से पहले ही कर्जदार मुझसे पैसे मांगने लगे। इस तरह पूनम अपना सारा दुख उस पेड़ को बता रही होती है कि तभी उस पेड़ पर बैठी एक परी पूनम की सारी बातें सुन लेती है और पूनम के सामने प्रकट होकर कहती है, पूनम, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम चिंता मत करो। पूनम अपने सामने परी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे, तुम तो परी लोग की जादुई परी हो ना, जो गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करती है। क्या तुम मेरी भी सहायता कर सकती हो? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी आस्था भगवान की पूजा करने में नहीं है, परंतु मेरी छोटी बहन माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए मैंने कभी उसको भगवान की पूजा करने के लिए नहीं रोका, क्योंकि उसे लगता है कि एक न एक दिन माँ लक्ष्मी हमारे घर जरूर दर्शन करेंगी। परी जी, क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकती हो? वैसे तो मैं सच में एक परी हूँ, परंतु मेरी सभी शक्तियाँ एक चुड़ैल ने छीन ली है, क्योंकि बहुत समय पहले परियों और चुड़ैलों में एक घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें मेरी सारी शक्तियाँ चली गई थी, और अब मैं अपनी बिना शक्तियों के इधर उधर भटकती रहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकती हूँ। कृपया करके मुझे माफ कर दो। ओह, कोई बात नहीं परी जी, मैं इसी तरह मेहनत करके अपना घर चला लूंगी, और वैसे भी गरीब लोगों की कोई भी सहायता नहीं करता। इतना कहकर पूनम वहाँ से घर चली जाती है। पूरे दिन खेत में काम करने के कारण पूनम बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो भूखे पेट ही गहरी नींद में सो जाती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और देखते ही देखते फसल काटने का समय आ जाता है। पूनम खुशी खुशी अपने खेत पर जाती है, परंतु ये क्या, रात में बारिश होने के कारण पूनम के पूरे खेत में पानी भर जाता है, और जिससे फसल भी खराब हो जाती है। ये देखकर पूनम बहुत दुखी हो जाती है और मरने का फैसला करती है। पूनम तुरंत दुखी मन से अपने घर की ओर जा रही होती है,
परंतु जब वो अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि उसकी छोटी बहन जमीन पर गिरी हुई है। ये देखकर पूनम बहुत परेशान हो जाती है और तुरंत अपनी छोटी बहन को अस्पताल में भर्ती करा देती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर पूनम के पास आती है और कहती है, सुनिए पूनम जी, आपकी बहन को ब्रेन ट्यूमर है, उनका जल्दी से जल्दी इलाज करना होगा। अगर उनका इलाज समय पर नहीं हो पाया तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे, इसलिए कृपया करके आप काउंटर पर फीस जमा कर दीजिए जिससे हम ऑपरेशन शुरू कर सके। डॉक्टर जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं अकाउंट पर फीस जमा कर देती हूँ, आप जल्दी से मेरी बहन का इलाज शुरू कीजिए। वैसे इस ऑपरेशन के लिए कितनी फीस जमा करनी होगी? देखिए पूनम जी, वैसे तो ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन की पूरी 2 लाख रुपए फीस है, जिसमें हम आपकी बहन को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर आप चाहो तो हम डॉक्टर सुमित्रा को बुला सकते हैं। परंतु डॉक्टर जी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं दे सकूं। कृपया करके आप मेरी बहन का इलाज फ्री में कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। देखिए पूनम जी, हमने कोई सरकारी अस्पताल नहीं खोल रखा है जो हम आपकी बहन का इलाज फ्री में कर दे। जब तक आप ऑपरेशन के एडवांस फीस काउंटर पर जमा नहीं करोगे तब तक हम आपके बहन का इलाज शुरू नहीं कर सकते। और अगर आपके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है तो आप अपनी बहन को ले जा सकती हो। नहीं डॉक्टर जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं कहीं से भी लाकर आपको फीस देती हूँ, बस आप मेरी बहन को बचा लीजिए। इतना कहकर पूनम वहाँ से बाहर की ओर जाने लगती है। पूनम चलते चलते दुखी मन से अपने घर की ओर आने लगती है। पूनम पंखे पर लटककर आत्महत्या करने की सोचती है क्योंकि उसके पास अपनी छोटी बहन का इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं थे। थोड़ी देर बाद पूनम अपने घर पहुंच जाती है। इसके बाद पूनम अपने आखिरी शब्द भगवान से कहती है, हे भगवान, हम गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हम गरीबों पर आए दिन अत्याचार करते रहते हो। पहले ही मैं गांव वालों से पैसा उधार लेकर जैसे तैसे अपने घर का खर्चा चला रही थी और आपने मेरी छोटी बहन को भी बीमार कर दिया। अब आप ही बताओ, हॉस्पिटल वाले उसके इलाज के लिए पैसे मांग रहे हैं, अब मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? हे भगवान, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ, आप कृपया करके मेरी छोटी बहन को ठीक कर दीजिए। इतना कहकर पूनम रोने लगती है। इसके बाद पूनम फांसी लगाने के लिए रस्सी लेने जाती है कि तभी पूनम के सामने एक सोने का लहंगा और चांदी का केक प्रकट होता है। ये देखकर पूनम को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता कि तभी वहाँ पर वही परी प्रकट होती है जो पूनम को जंगल के किनारे उस पेड़ के पास मिली थी। पूनम परी को देखकर हैरान हो जाती है। पूनम, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम तो मुझे जानती ही हो, हम दोनों पहले एक बार मिल चुके हैं, परंतु उस दिन मैंने तुम्हें जो भी बताया था वो सब झूठ था। दरअसल मेरी जादुई शक्तियाँ किसी भी युद्ध में नष्ट नहीं हुई है, बल्कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे माता लक्ष्मी द्वारा तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा गया है और अब मुझे पता चल गया है कि तुम बहुत गरीब हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता की है। परंतु मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ कि तुम कभी भी पैसा आने के बाद अपने पैसे पर घमंड नहीं करोगी। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी सहायता करी, और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कभी भी अपने पैसों पर घमंड नहीं करूँगी। अच्छा तो पूनम, अब मैं तुम्हें इस सोने के लहंगे और चांदी के केक के जादू के बारे में बताती हूँ। ये सोने के लहंगे से तुम बहुत सारा सोना ले सकती हो और इस चांदी के केक को तुम जैसे ही अपनी छोटी बहन को खिलाओगी उसकी तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। पूनम उस सोने के लहंगे से बहुत सारे सोने के सिक्के मांग लेती है। पूनम के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के आ जाते हैं। पूनम इतने सारे सोने के सिक्के देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद पूनम तुरंत वो चांदी का केक लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और अपनी छोटी बहन के साथ और बाकी मरीजों को खाने के लिए देती है। एक दिन बाद ही अंजलि की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और उस दिन के बाद पूनम अपनी छोटी बहन के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जादुई सोने चांदी की फ्रॉक की चक्की। बसंतपुर नाम के एक गांव में एक मनीषा नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ सोनम के साथ रहती थी। मनीषा की सौतेली माँ बहुत ही खड़ूस और स्वार्थी स्वभाव की औरत थी। सोनम मनीषा के पिता राजेश के काम पर जाते ही उस पर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। मनीषा की सौतेली माँ मनीषा से दिन रात घर के काम करवाती और बदले में केवल सूखी रोटी खाने को देती थी। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और मनीषा अब 18 साल की हो जाती है। इसी बीच मनीषा की सौतेली माँ सोनम को अपना एक लड़का रोहित हो जाता है। अब सोनम किसी भी तरह मनीषा का विवाह करना चाहती थी ताकि वो इस घर को खाली करके चली जाए। सोनम अक्सर अड़ोस पड़ोस में मनीषा की शादी के लिए बात किया करती थी। इसी तरह एक दिन सोनम शॉपिंग के लिए शहर जा रही होती है कि तभी रास्ते में एक हट्टा कट्टा नौजवान भीख मांगते हुए नजर आता है। वो भिखारी सोनम के पास आता है और कहता है, दीदी मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी परंतु कोई भी मेरा मदद नहीं करता, कोई मुझे काम पर भी नहीं रख रहा है। आप मेरी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। भिखारी को इस तरह गिड़गिड़ाता देख सोनम के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। सोनम मन ही मन कहती है, ये भिखारी मेरे बहुत काम का है। अगर मैं इस भिखारी से अपनी सौतेली बेटी मनीषा का विवाह कर दूं, तो वे मेरे बहुत काम आ जाएगा और इसी बहाने हमारे सर से वो बला टल जाएगी। हाँ, यही करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, परंतु मैं तुम्हें जो कहूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वह कर लूँगा। इसके बाद सोनम भिखारी को पूरी प्लानिंग बताती है कि किस तरह से अमीर बनने का नाटक करना है। सोनम उस भिखारी को कुछ एडवांस रुपए देकर वहां से अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन जब मनीषा के पिताजी ड्यूटी पर जा रहे होते हैं तो वो उन्हें इस रिश्ते की खबर देती है। सुनिए जी, मैंने अपनी बिटिया मनीषा के लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छे घराने से है और पैसा वाला भी है। अगर तुम कहो तो मैं लड़के वालों को इस शादी के लिए हाँ कह दूं। अरे यह क्या बात हुई, पहले पता तो कर लो। लड़का कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है? ऐसे थोड़ी ना शादी ब्याह हो जाते हैं। बस आ गई ना वही बात। मैं सौतेली माँ हूँ तो क्या मैं अपनी बिटिया मनीषा के लिए अच्छा रिश्ता नहीं देखूंगी? सच कहते हैं लोग, सौतेली माँ को कोई अपनी माँ की जगह नहीं देता। रहने दो तुम तो, कोई मुझे अपना नहीं समझता। भला मैं अपनी बेटी मनीषा के लिए कोई गलत रिश्ता थोड़ी ढूंढ कर लाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। ठीक है बाबा, तुम आज उस लड़के को घर बुला लो। मैं एक बार लड़के से बात करके रिश्ता फाइनल कर दूंगा। इतना कहकर मनीषा के पिता वहां से काम पर चले जाते हैं। यहाँ सोनम मन ही मन सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि अब उसके सभी पैसे बच जाएंगे और शादी विवाह में ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। सोनम जिस लड़के की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो भिखारी सोनू ही था। सोनम सोनू को फोन करके शाम को बुला लेती है। सोनू को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वो मजबूर होकर झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। शाम के समय सोनू अच्छे कपड़े पहनकर सोनम के घर आ जाता है। सोनू की MNC कंपनी में अच्छी नौकरी लगी है जी। सोनू, सैलरी कितनी है तुम्हारी? जी वह 50। हाँ, बात हुई थी तुम्हारी माँ से। वो कह रही थी कंपनी तुम्हें शुरुआत में 50,000 रूपए महीना दे रही है। तो कब जाना है तुम्हें? अगले हफ्ते निकल रहे हैं। वह मेरा ट्रांसफर मुंबई हो गया है, इसलिए हमें जाना होगा। और माँ की भी तबीयत खराब रहती है, इसलिए माँ का कहना है शादी अगले 2 दिन में ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। अरे यह क्या बात हुई सोनू बेटा, शादी विवाह जैसे फंक्शन में तो टाइम लगता है। 2 दिन में हम इतना सब कुछ कैसे करेंगे? पिताजी, माँ की यह आखिरी इच्छा है कि मेरा विवाह मेरे जन्मदिन वाले दिन में ही हो, इसलिए हम ज्यादा लेट नहीं कर सकते। हमें दहेज भी नहीं चाहिए। सोनू, तुम ये रिश्ता पक्का समझो बेटा। हमें तुम्हारे उच्च विचार बहुत अच्छे लगे। हम 2 दिन बाद शादी के लिए तैयार है। इस तरह सोनम मनीषा के पिताजी को बोलने का मौका नहीं देती
और खुद ही रिश्ता तय कर देती है। इस तरह 2 दिन बाद मनीषा और सोनू की शादी हो जाती है। थोड़े बहुत कपड़े और शादी का सामान देकर सोनम की माँ मनीषा को विदा कर देती है। सोनू घर पहुंचकर मनीषा को सारी बात सच सच बता देता है, जिसे सुनकर मनीषा के होश उड़ जाते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, सौतेली माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। परंतु कोई बात नहीं, अगर उन्हें यही मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ इस टूटे फूटे घर में रहने के लिए भी तैयार हूँ। इस तरह उस दिन के बाद सोनू जो भी थोड़े बहुत रुपए कमाता, उससे मनीषा अपना घर चलाया करती थी। सोनू के पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए वो जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपना गुजारा करता था। परंतु एक बंदे के लकड़ियाँ काटने से गुजारा नहीं हो पा रहा था। सोनू की कमाई का अधिकतर पैसा उसकी माँ के इलाज में लग जाया करता था। इसलिए मनीषा भी सोनू के साथ जंगल जाने का फैसला करती है। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी मिलकर जंगल से लकड़ियाँ काटते और उन्हें ले जाकर बेच दिया करते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन वो दोनों लकड़ियाँ काट रहे होते हैं कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सोनू वो आवाज सुनकर दौड़कर उस आवाज का पीछा करता है। मनीषा भी उसके पीछे पीछे जाती है। तभी सोनू देखता है कि एक बूढ़ी दादी नदी में डूब रही है। सोनू बिना आगे पीछे देखे नदी में उनकी जान बचाने के लिए कूद जाता है और उन्हें नदी से बाहर निकाल लेता है। सोनू के इस व्यवहार से खुश होकर वो बूढ़ी दादी एक परी में बदल जाती है और कहती है, खुश रहो सोनू, मैं तुम्हारी मदद करने के स्वभाव से खुश होकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। ये लो, ये जादुई चक्की तुम ले जाओ। ये चक्की तुम्हें हर रोज सुंदर सुंदर फ्रॉक देगी, जिन्हें बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकते हो। इसके साथ साथ तुम इससे खाने पीने की चीजें भी मांग सकते हो। परंतु ध्यान रहे, ये चक्की कभी किसी लालची इंसान के हाथों में ना आए, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। सोनू और मनीषा परी की वो चक्की देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों खुशी खुशी वो चक्की लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर सोनू जादुई चक्की से ढेर सारी फ्रॉक मांगता है और देखते ही देखते उसके सामने ढेर सारी सोने चांदी की फ्रॉक आ जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। इस तरह उस दिन के बाद सोनू वो सभी सोने चांदी की फ्रॉक सुनार की दुकान पर बेच आया करता था। सोनू को फ्रॉक बेचकर जो भी रुपए मिलते, उससे वो अपने घर का खर्चा निकालता और बाकी बचे रुपयों को गरीबों में बांट दिया करता। इस तरह धीरे धीरे करके उन दोनों ने अपना एक बड़ा घर खरीद लिया था और अब सोनू की माँ भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उस दिन के बाद वो अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।